हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सारे के सारे फैक्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के हमारे पास 9 फैक्टर्स हैं। इन सारे फैक्टर्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। हम पहले जान लेते हैं 9 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। दूसरा है नेचर ऑफ द कमोडिटी। तीसरा है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। चौथा है द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। पांचवा है टाइम फैक्टर। छठा है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। सातवां है प्राइस रेंज। आठवां है हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। और आखिरी हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आइए एक एक करके इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। हमारा जो पहला फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स का मतलब समझिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर गुड के जगह हम दूसरे पर्टिकुलर गुड को यूज कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी। जी हाँ दोस्तों, टी नहीं मिला तो आप क्या कंज्यूम कर सकते हैं? कॉफी। आप किसी हिल स्टेशन पे गए हैं, पहाड़ी एरिया, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, आपको मन कर रहा है कुछ गर्म चाय वाय पीने का। चाय नहीं मिलेगा लेकिन कॉफी मिलेगा तो आप एडजस्ट कर लेंगे ना। तो इसे कहते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। जहाँ पे टी नहीं मिला तो कॉफी से काम चल गया, कॉफी नहीं मिला तो टी से काम चल गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल कहा जाता है पेप्सी एंड कोक, राइट। पेप्सी नहीं मिला तो कोक से काम चल गया, कोक नहीं मिला तो पेप्सी से काम चल गया। तो दिस इज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। तो इन्होंने बोला कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट भी एक फैक्टर है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करने के लिए। जैसे इन्होंने बोला a commodity with more and close substitutes tends to have an elastic demand and one with a few and weak substitutes has an inelastic demand। कहने का मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसकी जितने ज्यादा सब्सटीट्यूट्स होंगे, जितने ज्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट्स होंगे, उनकी उतनी ज्यादा इलास्टिक डिमांड होगी। जितने कम सब्सटीट्यूट्स होंगे, जितने ज्यादा वीक सब्सटीट्यूट्स होंगे, उनकी उतनी ज्यादा इनइलास्टिक डिमांड होगी। कहने का मतलब कोई भी एक कमोडिटी है, जैसे सोप, साबुन। ठीक है, साबुन के बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं मिला तो आप दूसरे पे स्विच कर सकते हैं, दूसरे को यूज कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट हो गया। ठीक है, तो क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कमोडिटी है जिसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं। लेकिन कोई भी एक ऐसी कमोडिटी को आप ले लीजिए जिसके सब्सटीट्यूट्स नहीं है, न के बराबर है, तो आप क्या कीजिएगा? या वीक है, वीक सब्सटीट्यूट्स है, मतलब वो वीक पे आप जाइएगा ही नहीं। ठीक है, तो वहां पे डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है, आपकी मजबूरी बन जाती है उस पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदना। नेचर ऑफ कमोडिटी की बात इन्होंने की है कि द डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज इनइलास्टिक एंड द डिमांड फॉर लग्जरीज एंड कंफर्ट इज इलास्टिक। इन्होंने बोला कि बेसिक नेसेसिटी मतलब जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें हैं उनकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है। मजबूरी है आपकी, आप सबसे पहले यही सारी चीजें अपनी इनकम से परचेज करते हैं। और लग्जरीज जैसे फर्नीचर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, कार हो गया, ये सारी जो चीजें होती हैं, लग्जरीज होती हैं, कंफर्ट की चीजें होती हैं, इनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है कि प्राइस में थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा ना तो इनकी डिमांड बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगी। ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज में प्राइस इंक्रीज होगा तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी डिमांड रहेगी रहेगी। भैया नेसेसिटीज में खाने पीने की चीजें होती हैं, आप जानते हैं। तो खाने पीने की चीजें कितनी भी बढ़ जाएं, आपको तो खरीदना है ना, जिंदा रहने के लिए तो खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक नेसेसिटीज की डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है, प्राइस का इनकी डिमांड के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन लग्जरीज में थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ना तो हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड को पोस्टपोन कर देते हैं, फ्यूचर में हम खरीदेंगे जब प्राइस कम होगी या हमारी इनकम ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये था हमारा नेचर ऑफ कमोडिटी। हमारा जो अगला फैक्टर है वो है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी इनकम होती है उसका जितना प्रोपोर्शन हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी में स्पेंड करते हैं, उसका भी कुछ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर असर पड़ता है। जैसे इन्होंने कहा the smaller the proportion of income spent on a commodity, the smaller will be the elasticity of demand and vice versa। कहने का तात्पर्य ही ये है, कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी इनकम होती है उसका जितना छोटा हिस्सा हम किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में खर्च करते हैं, अपनी इनकम का जितना छोटा हिस्सा, 1%, आधा परसेंट, 2% अपनी इनकम का अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में हम खर्च करते हैं, तो उतना ही उसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो उतना ही कम होता है। जैसे 1% अपनी इनकम का हमने खर्च किया तो उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी 1% इफेक्ट होगी, इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर।
लेकिन अगर हमारी इनकम का अगर हम बहुत ज़्यादा हिस्सा अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में खर्च करते हैं, से हमारी इनकम का हम 80 to 85% किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में अगर खर्च कर देते हैं, तो उसमें स्लाइटली भी अगर चेंज आता है ना, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ जाता है, तो हम उसकी डिमांड खत्म कर देते हैं, नहीं भैया अभी नहीं खरीदेंगे, जब प्राइस कम होगा तब खरीदेंगे। मोरल, साधारण शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हमारी इनकम का जितना छोटा हिस्सा हम किसी भी एक कमोडिटी में खर्च करते हैं, क्योंकि हमने बहुत छोटा प्रोपोर्शन खर्च किया है, तो जो भी चेंजेस आएगा वो बहुत अनइफेक्टेड होगा, वो इनइलास्टिक हो गया हमारे लिए एक हिसाब से, क्योंकि हम उसे खरीदेंगे खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी में खर्च करने जा रहे हैं और उस पर्टिकुलर कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ जाता है, तो डिमांड पूरी तरीके से इलास्टिक हो जाएगा, हम खरीदना बंद कर देंगे, हम पोस्टपोन कर देंगे, हम बोलेंगे बाद में जब इसकी प्राइस कम होगी तब हम इसे परचेज करेंगे। तो ये हो गया प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। अगला है द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसके कितने ज्यादा यूज हैं। जैसे मिल्क होता है, मिल्क मिल्क से आप मिल्क को भी यूज कर सकते हो, उसका कर्ड भी बना सकते हो, उसका घी भी बना सकते हो, उससे मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना यूज करते हो, इसकी बात कही गई है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट टू, द ग्रेटर विल बी इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को जितना ज्यादा आप यूज कर सकते हो अलग अलग चीजों में, उतना ज्यादा उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उसको परचेज तो किया जाएगा, लेकिन एकदम बहुत नेसेसरी चीजों के लिए यूज किया जाएगा, बाकी चीजों के लिए यूज नहीं किया जाएगा उसको, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जिन प्रोडक्ट्स के जितने ज्यादा यूजेस होते हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट टू, एक कमोडिटी को जितना ज्यादा यूज में हम रख सकते हैं, उतना ज्यादा उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, ठीक है। तो ये था। अगला पॉइंट है हमारा जो अगला फैक्टर है वो है टाइम फैक्टर। और टाइम फैक्टर में क्या कहा गया है जरा देखते हैं। इन्होंने कहा कि प्राइस इलास्टिसिटी इज जनरली लो फॉर शॉर्ट पीरियड एज कंपेयर टू द लॉन्ग पीरियड। कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट पीरियड के लिए हमेशा जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है हमेशा लो रहती है, और लॉन्ग पीरियड के लिए प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा हाई रहती है। मतलब this is for two reasons. Firstly, it takes time for consumers to adjust their taste preferences and habits. शॉर्ट टर्म के लिए लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लंबा समय चाहिए उनको, जैसे आप कहीं ट्रैवल पे निकले, ठीक है, घर के लिए अगर आपको कोई खाना खाना है, तो क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की बात है तो आप पूरा अरेंजमेंट अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि इट्स अ टाइम फैक्टर, लॉन्ग टर्म की बात है। लेकिन जब आप ट्रैवल पे निकले, टूर पे निकले, तो रास्ते में अगर कुछ भी मिलता है तो आप एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट पीरियड में इलास्टिसिटी बहुत लो रहती है, लॉन्ग पीरियड में हमेशा हाई रहती है, क्योंकि इन्होंने कहा कि पहला रीजन ये है कि कंज्यूमर्स को टेस्ट प्रेफरेंस और हैबिट्स को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। इन द लॉन्ग पीरियड कंज्यूमर्स में एडजस्ट देयर प्रेफरेंसेस एंड कंजम्पशन पैटर्न। दूसरा इन्होंने बोला लंबे समय में नए नए सब्सटीट्यूट्स डेवलप हो जाते हैं। लंबे समय, लॉन्ग पीरियड में क्या है, नए नए सब्सटीट्यूट्स आ गए, तो फिर वहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाती है। शॉर्ट टर्म में कोई सब्सटीट्यूट नहीं है आपका, तो आपको ज्यादा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब उस नए टेस्ट प्रेफरेंस वो वन टाइम की ही बात है, एडजस्ट करना, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर शॉर्ट पीरियड के लिए है तो आपकी इलास्टिसिटी बहुत लो है, नेसेसिटी बन गया है आपको, आपकी मजबूरी बन गई एक हिसाब से। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो क्या हो गया, वो इलास्टिक हो गया, क्योंकि आपका टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, आपके पास एक नए सब्स्टिट्यूट आ सकते हैं, ठीक है। अगला है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का कंजम्पशन अगर हम पोस्टपोन कर दें, अगर उसकी पॉसिबिलिटी है, तो उसके क्या असर पड़ेगा जरा देखते हैं। इन्होंने कहा कि डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इलास्टिक इफ इट्स कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्ड। किसी भी एक प्रोडक्ट का अगर कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर देंगे तो उसका जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा क्या होगा, इलास्टिक होगा। द कंजम्पशन ऑफ क्लॉथिंग, एयर कंडीशंस एंड फर्नीचर एक्सेट्रा, जैसे कपड़े का कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर सकते हैं, एयर कंडीशन का, ये भी एक लग्जरी या कंफर्ट की चीज है, इसका भी कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर सकते हैं, फर्नीचर भी हम बाद में खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई एक प्रोडक्ट है जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इलास्टिक हो गया नेचर का। लेकिन जिन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन हम इन इलास्टिक होता है, जैसे फूड आइटम्स विच कैन नॉट बी पोस्टपोन, तो उनका जो डिमांड होता है हमेशा इन इलास्टिक होता है, आपको लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये हो गया। हमारा जो अगला फैक्टर है वो है प्राइस रेंज। अब प्राइस रेंज के बारे में कहा जा रहा है कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी टेंड्स टू बी इन इलास्टिक एट वेरी हाई एंड वेरी लो प्राइसेस।
एंड इलास्टिक विद इन द मॉडरेट रेंज ऑफ प्राइसेस। कहने का मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर प्राइस बहुत ज्यादा है या बहुत कम है तो उसकी डिमांड हमेशा इन इलास्टिक होती है। अगर बहुत ज्यादा है तो लग्जरी है, अमीर लोग खरीद सकते हैं, तो उनके लिए इन इलास्टिक है, पैसा है भैया खरीद लेंगे। किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की अगर प्राइस बहुत कम है, जैसे मैच बॉक्स है, ठीक है, तो इसकी भी डिमांड इन इलास्टिक है भैया। प्राइस कितना बढ़ जाएगा, 2 रुपए का माचिस का डब्बा 3 रुपए का हो जाएगा, 4 रुपए का हो जाएगा, 5 रुपए का हो जाएगा। आप डबल से भी ज्यादा प्राइस बढ़ा दीजिएगा तो भी उसकी डिमांड इन इलास्टिक है। तो इन्होंने बोला कि प्राइस रेंज में अगर कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी बहुत महंगा है या बहुत ही सस्ता है तो वो इन इलास्टिक है, खरीदने वाला खरीदेगा। लेकिन अगर मॉडरेट है तो यहाँ पे इलास्टिसिटी आती है, क्योंकि थोड़ा सा प्राइस बढ़ने या घटने पे डिमांड पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगला फैक्टर है हमारा हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के हैबिट्स की बात की जा रही है, तो कंज्यूमर के हैबिट्स में बोला जा रहा है, इफ कंज्यूमर आर हैबिचुअल ऑफ कंज्यूमिंग सम कमोडिटीज लाइक सिगरेट, कॉफी एक्सेट्रा। आपने देखा होगा ना आजकल मॉडर्न लोग बहुत ज्यादा कॉफी कंज्यूम करते हैं, गांव के लोग चाय कंज्यूम करते हैं। नॉर्मली लोग बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आप जितना ज़्यादा मेट्रो पॉलिटन सिटीज़ में जब आप जाइएगा तो आप दिखेगा कि वहाँ के लोगों का एक रिसर्च के हिसाब से कहा गया है कि वो लोग कॉफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। कॉफ़ी चाय के कंपैरिजन महंगी मिलती है, ठीक है, तो वो लोग कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं और उनकी आदत हो जाती है। जिनकी चाय कंज्यूम करने की हैबिट है तो आप देखिए वो हैबिचुअल है, नहीं मिलेगा तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी। जो सिगरेट स्मोक करते हैं उनके लिए भी है कि उनको नहीं मिलेगा तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हैबिचुअल चीज है। इफ कंज्यूमर्स आर हैबिचुअल ऑफ कंज्यूमिंग सम कमोडिटीज लाइक सिगरेट, कॉफी, टी एक्सेट्रा, दे विल कंटिन्यू टू कंज्यूम दीज इवन एट हायर प्राइसेस। तो अगर सिगरेट की प्राइसेस कितनी भी बढ़ा दीजिए दे विल कंज्यूम, कॉफी की प्राइसेस कितनी भी बढ़ा दीजिए दे विल कंज्यूम, चाय कितना भी महंगा कर दीजिए दे विल कंज्यूम, ठीक है। तो हैबिट ऑफ द कंज्यूमर भी अफेक्ट करता है किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। जो आखिरी हमारा फैक्टर है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में क्या कहा है, नॉर्मली रिच कंज्यूमर्स हैव इन इलास्टिक डिमांड। जो रिच कंज्यूमर होते हैं उनकी जो डिमांड होती है इन इलास्टिक होती है, एंड इट इज सो बिकॉज राइज एंड फॉल इन द प्राइस विल नॉट मच अफेक्ट देयर पॉकेट। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है ये उनके पॉकेट को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप बहुत रिच हैं, यू आर द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। तो किसी आप क्या चीज कितनी भी महंगी हो जाए आप खरीद सकते हो। आप अपर मिडिल क्लास में आते हो या आप एलिट क्लास में आते हो, आपकी इनकम लाखों में है महीने की, ठीक है, तो हार्डली अफेक्ट करता है। कोई भी चीज की आप डिमांड करोगे उसकी डिमांड हमेशा इलास्टिक रहेगी क्योंकि आप बड़े रिच हो। ऑन द अदर हैंड अगर मिडिल क्लास की बात करें या पुअर पीपल की बात करें, भारत की जो जनसंख्या है उसमें 70% से ज्यादा लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, तो बहुत इफेक्ट होता है। थोड़ी सी प्राइस बढ़ने का मतलब है बहुत ज्यादा डिमांड पे असर पड़ना। आज भी भारत में 40 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो पुअर पीपल को भी जनरली बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा इलास्टिक है, एज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी विल मच अफेक्ट देयर बजट। तो अमीर लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन मिडिल क्लास और पुअर पीपल के लिए अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ता है या घटता है तो डिमांड के ऊपर बहुत भयंकर असर पड़ता है। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 9 फैक्टर्स जो थे वो क्लियर हो गए होंगे। ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।